नमस्कार, मैं नम्रता बुलदेव श्री राम शिक्षा महाविद्यालय से। मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज मैं आपके सामने एक विशेष टॉपिक बीएड चतुर्थ वर्षीय विद्यार्थियों के लिए लेकर आई हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आप लोग घर पर हैं, एग्ज़ाम बढ़ गए हैं, कब होंगे अनिश्चितता बनी हुई है, जिसमें आप लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान ना हो, आपके लिए हम शिक्षक हैं जो प्रयत्नशील हैं कि आप लोगों को मार्गदर्शित कर सकें। चलिए, आज हम टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आप लोगों की परेशानी थोड़ी सी हल करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस दौरान जब आप लोगों के प्रैक्टिकल 4th सेमेस्टर के छात्रों के प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, जो होने वाले हैं आने वाले समय में, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा जल्दी ही आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो इस दौरान आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, बहुत सारे डाउट्स हैं जो स्वाभाविक हैं। ये प्रयोग इसीलिए मैं ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट विषय टॉपिक को लेकर के आई हूँ, जिससे आपकी थोड़ी समस्या, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक थोड़ी सी ट्रिक होती है और ये आपका कंपलसरी है बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए। प्रैक्टिकल उनका होता है और उसका वाइवा भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रही है आपको। ये हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की तरफ से जो गाइडलाइन हमको मिलती है, उसके अनुसार हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है। ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट में आप लिस्ट में देख रहे हैं कि इसमें 5 प्रैक्टिकल करने होते हैं हमको। ये लिस्ट में से 5 चुनने होते हैं, इसमें से नीचे के 2 तो कंपलसरी हैं, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट, ये तो दोनों करने ही पड़ते हैं, प्रपत्र होते हैं। और बाकी के इसमें से हमको 3 का चयन करना होता है। आमतौर पे ऐसा शिक्षक जो करवाते हैं प्रैक्टिकल, वो डिसाइड कर लेते हैं, निर्धारित करते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल आपको कराने हैं। वो इन्हीं जो लिस्ट है, इसी लिस्ट में से कोई भी 5 प्रैक्टिकल आपको करवाए जाते हैं। तो इसमें से 3 जो हैं प्रयोग, जैसे स्पान ऑफ अटेंशन हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ और जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ये 3 प्रकार के जो टेस्ट होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे कि टैचिटोस्कोप के द्वारा या मिरर ड्राइंग के द्वारा या भाटिया बैटरी के द्वारा ऐसे उपकरण होते हैं। इन उपकरणों की सहायता से प्रैक्टिकल करते हैं। अब आपको तो पता ही, आप लोग कर चुके हैं, मुझे पता है सभी के कॉलेजेस में प्रैक्टिकल करवाए जा चुके हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि ये 2 जो है, स्पान ऑफ अटेंशन टैचिटोस्कोप के द्वारा और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो मिरर ड्राइंग के द्वारा, ये 2 प्रैक्टिकल तो करवाए ही जाते हैं। आमतौर पे इंस्ट्रूमेंट इन्हीं को चुन लिया जाता है। भाटिया बैटरी को अवॉइड किया जाता है। इसलिए अवॉइड किया जाता है कि वो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, उसमें 5 परीक्षण एक साथ करने होते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो आप भाटिया बैटरी का प्रयोग जिनको करवाया गया है तो उन्हें समझाया ही गया होगा। उसमें 5 परीक्षण एक साथ करने होते हैं एक ही प्रैक्टिकल के अंतर्गत। तो चलिए हम बात करते हैं। हम ये समझ लिए कि हमको इसमें से प्रयोग कौन कौन से करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिकल, क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, या इसमें कैसे प्रश्न कैसे किए जाते हैं और इसको किस तरीके से हल किया जाता है। जब स्कूल कॉलेजेस में आपको जब करवाया जाता है इसको, तो आपको प्रयोग लिखवाया जाता है और आपको कॉपी बनानी होती है, और साथ ही आपको इसके ऊपर कुछ रीडिंग लेनी हो के लिए कहा जाता है, या प्रपत्र हल करवाए जाते हैं। तो जो उपकरण के द्वारा जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, प्रयोग करवाए जाते हैं, उसके अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं, अपने पास तालिका बना के रखते हैं, और उस तालिका में हम उसके जो रीडिंग आती है हमारी, जो हम निकास हल करते हैं उसको, उसकी रीडिंग को हम नोट करते जाते हैं।
तो जैसे अब एक हम एग्जांपल ले लें कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की अगर हम बात ये स्पान ऑफ अटेंशन की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो भी ले रहे हैं, तो स्पान ऑफ अटेंशन के प्रयोग में आप सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा स्पान को देखते हैं या विस्तार को, बोध विस्तार को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको उतने कार्ड की आवश्यकता होती है, हमको उतने उसको इक्विपमेंट में या जो उपकरण होता है वो उपकरण में डाल के हमको देखना होता है बच्चों को, प्रायोज्य के ऊपर ये प्रयोग किया जाता है। तो अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप उसको जब आप ये सब इंस्ट्रूमेंट घर पर तो लाए नहीं जा सकते, इसके लिए तो आपको महाविद्यालय के अपने महाविद्यालय से संपर्क करना होगा और आपको इसको हल करना होगा वहाँ पर। तो आपने रीडिंग ले ली होगी, आपके पास तालिकाएं होंगी। मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगी, मेरे पास एक छोटा सा सैंपल है, वो सैंपल को देख करके आप समझ सकते हैं कि हमको किस तरीके से लिखना चाहिए और किस तरीके से हमको इसको हल करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल है, अब जो उपकरण की सहायता से है वो तो हम उपकरण पे कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी के जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट पेपर के द्वारा होते हैं, उन टेस्ट पेपर्स को हमको टेस्ट पेपर हल करना होता है। तो हल करते हैं, उसके बाद हम उसको मैनुअल होता है उसके साथ में, उस मैनुअल को कैसे देखा जाता है ये सीख लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप प्रपत्र को हल कीजिए, उसके बाद अपने शिक्षकों से मैनुअल समझ लीजिए, और मैनुअल समझने के बाद में आप उसमें उत्तर भी दिए हुए होते हैं मैनुअल में, और उसमें जो तालिकाएं, जो आवश्यक टेबल होते हैं वो टेबल दिए होते हैं, जिसके साथ में हम प्राप्तांकों को, मतलब जो हमारा रॉ स्कोर होता है उसको हम स्टैंडर्डाइज स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, और मानकीकृत जो हमारा स्कोर मिलता है हमको, उसके आधार पे हम कुछ परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बच्चों को जो भी समस्या होती है उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये आपको ये सीख लेना चाहिए। इसके लिए आपको महाविद्यालय के अपने अपने शिक्षकों से संपर्क करना ज़रूरी है। उन्होंने आपको मैनुअल देखना भी सिखाया होगा, प्रपत्र भरवाए होंगे, और ये उपकरणों के द्वारा भी हल करवाने का प्रयत्न किया होगा या कर चुके होंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये तो हुआ कॉलेज में या महाविद्यालय में आपने जो काम किया। अब इसके साथ ही आप क्या करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से हम जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो परीक्षा के हॉल में, परीक्षा में हमको चिट उठानी पड़ती है। चिट उठाते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं, इन प्रैक्टिकल को हमको वहाँ लिखना भी पड़ता है, यूनिवर्सिटी की कॉपी में लिखना पड़ता है, और साथ में हमको प्रपत्र या उपकरण हल एक प्रयोग करना होता है। उस प्रयोग के लिए आप प्रायोज्य लेकर आएंगे, और प्रायोज्य और आप प्रैक्टिकल उस पर करेंगे, एक्सपेरिमेंट उस पर करें। तो अब आप चिट उठाने के बाद में जो भी आपके इसमें निकल के आता है उसका आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए, जिसको आपको लिखित रूप में और बाद में उसका रीडिंग ले करके उसको हल करके जो भी कंप्लीट आपकी प्रक्रिया है वो पूरी करनी होती है। इसके बाद में आपका वाइवा होता है। वाइवा के अंतर्गत जो एक्सटर्नल आते हैं वो उन पर पूरी तरीके से निर्भर होता है कि वो किस तरीके के प्रश्न करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन हम थोड़ी सी तैयारी इस यहाँ पर करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जो मैंने लिखने का तरीका आपको बताया। इस लिखने के तरीके के अंतर्गत मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहती हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रयोग हम करते हैं वो प्रयोग को कैसे लिखेंगे। देखिए, आपकी कॉपी जो बनाई जाती है उसमें आपको 5 प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। इस 5 प्रैक्टिकल में आपको ऐसे एक इंडेक्स बना करके उसमें पूरे जो प्रैक्टिकल आपको करवाए गए हैं वो लिखते हैं आप। उसके बाद में आप उसका इतिहास, उस विषय से संबंधित परिभाषाएं, जिस भी विषय का प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग से संबंधित आप परिभाषाएं, उसके प्रकार, विशेषता, प्रभावित करने वाले कारक, अवस्थाएं, वो क्या है, उसका सब कुछ एक शॉर्ट में, एक छोटे से रूप में हम इसको लिखते हैं। उसके बाद हम सबसे हमारा प्रयोग प्रारंभ होता है समस्या से। हम कोई एक समस्या लेकर के कार्य करते हैं, फिर उससे संबंधित हम परिकल्पना बनाते हैं, चरों को लिखते हैं, चर तैयार करते हैं, कौन से चर वेरिएबल लिए वो दिखाते हैं, उपकरण क्या प्रयोग करेंगे, उसका कैसा व्यवस्थापन करेंगे, उसका निर्देश क्या देंगे, और फिर उसको प्रशासित कैसे करेंगे, फिर हम उसकी क्या क्या सावधानियाँ और कैसी प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, ये सब हम करते हैं। साथ ही हम उसके रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के बाद में हम तालिकाएं बनाते हैं, और तालिका में
जैसे यहाँ ये वाला जो आपका ध्यान अवधान वाला जो प्रैक्टिकल है, बोध विस्तार वाला जो प्रैक्टिकल, इसमें सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों का कार्ड का प्रयोग करते हैं आप। तो ये कार्ड के साथ में हम इनके एनवलप बना करके इसमें सैंपल उसके डाल देते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्दों का। इसी तरीके से तालिका में सार्थक और निरर्थक शब्दों की तालिका बनाते हैं, जिसमें हमें पता है कि हम कार्ड दो अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, ऐसे सार्थक और निरर्थक दोनों रूप के कार्ड बनाते, प्रयोग करते हैं। और इन कार्ड का हम यहाँ पर उसको तालिकाबद्ध करते हैं कि कितने बच्चों ने बताए या कैसे बता पाए, नहीं बता पाए, फिर उसका स्कोरिंग करते हैं। और स्कोरिंग करके हम उसको अपने तालिका में रख लेते हैं, क्योंकि हमको इसकी गणना करनी है, हमको देखना होता है, निकालना होता है, तो मैनुअल में देखना होता है। तो इसका क्या परिणाम हम कैसे निकालते हैं वो सब आपको आपके टीचर्स बताए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं कॉपी में। उसके बाद हम सांख्यिकी विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करते हैं। साथ ही साथ हमको ग्राफ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ आवश्यक होती है, जैसे इस प्रयोग में के साथ में ग्राफ बनाना आवश्यक है। अब इसमें देख सकते हैं आप, ग्राफ से हमको बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को दर्शाने में आसानी होती है। किसी भी प्रकार की जब हम सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत आसानी से समझा सकते हैं। जैसे आप ये प्रयास 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले, संख्या उनकी जितनी भी है लेते हैं आप, और साथ ही आप ऊपर में y एक्सिस पे आप क्या कर लेते हैं कि जो भी उनके सार्थक शब्दों की या निरर्थक शब्द कितने उन्होंने बताया, आंसर दिए हैं। अब देखिए, अब बताइए कि इसमें जैसे पहली बार में उसने तीनों आंसर दे दिया, दूसरी बार में भी तीनों दे दिया, लेकिन तीसरी बार में वो दो ही अक्षर सही पहचान पाया, फिर 2 ही अक्षर पहचान पाया। एक ऐसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं जिसके द्वारा अच्छे से लिख सके। उसके बाद अंतःक्रिया रिपोर्ट होती है। अंतःक्रिया रिपोर्ट और जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके वो लिखा जाता है कि हम क्या प्रयोज्य ने कैसे महसूस किया, कैसे किया, या उसने प्रयोग के दौरान क्या उसकी प्रतिक्रिया रही, उसने उसको समझ में आया या उसको कंफर्टेबल लगा, नहीं लगा, वो सब हम उस रिपोर्ट के द्वारा, ये इस तरीके से अपने अपने तरीका होता है लिखने का, प्रेजेंट करने का। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और भी आपके महाविद्यालय के जो आपके शिक्षक हैं, उन्होंने आप लोगों को कई तरीके से बताया होगा। सभी ने अपना सबका अपना तरीका होता है। मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ, मेन फोकस मैं करना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम के दौरान आपको ये सब चीज़ें, जब आपको इसमें वाइवा मुख्य होता है, लिखने का काम तो आपको सिखाया ही है, लेकिन वाइवा की तैयारी जब हमको करनी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरी बात मानते हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं जो आपको टिप देना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने मनोविज्ञान से संबंधित जिन बिंदुओं पे आप प्रयोग कर रहे हैं, उससे संबंधित फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े गए आपका साइकोलॉजी के टॉपिक्स में से इसको पढ़ लीजिए, थोड़ी सी इसकी थ्योरी और थोड़ी सी इसकी जानकारी रखिए। और साथ ही आकलन वाला जो आपने सेकंड सेमेस्टर में जो प्रेफर किया था, एक पेपर था आपका, वो आकलन वाला पेपर को पढ़ें, जिससे आपको इस प्रयोग के इस वाइवा में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अब मैं बताऊं कि कैसे प्रश्न किए जाते हैं वाइवा में। एक तो ये पूरी तरीके से वाइवा डिपेंड करता है कि आपका जो आपका जो वाइवा लेने वाले जो एक्सटर्नल आने वाले हैं, उन परीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो किस तरीके के सवाल करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। जैसे हमको जो ध्यान देना चाहिए कि जिन जिन प्रयोग को हम कर रहे हैं उसको कैसे किया, उसकी कार्यविधि क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी, या उससे जिस विषय पे हम प्रयोग कर रहे हैं उसके डेफिनेशन को याद कर लें। हम किसने किया है वो प्रयोग, इसका किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है या किसके द्वारा प्रपत्र बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हमको, ये बारीक चीज़ें होती हैं, इनको हमको पता है। कितने प्रश्नों का प्रश्न पत्र अगर हमने हल किया तो उसमें कितने प्रश्न थे, किस पर आधारित थे, किस तरीके से हम उसको हल किए हैं, कैसे मार्किंग की, स्कोरिंग कैसे किए हैं, मैनुअल कैसे देखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार तरीके से बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। तालिकाएं कैसी बनाई जाती हैं, तालिकाओं का क्या अर्थ निकलता है, कैलकुलेशन करते उसके सूत्र क्या है, या उसको वो क्या उपयोग, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये प्रयोग के दौरान आप इसको ध्यान देंगे।
आपके वाइवा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही आप ये देखें कि परीक्षण किसे कहते हैं, वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, टेस्ट और बैटरी क्या होती है, बैटरी और टेस्ट में अंतर क्या होता है, परीक्षण और बैटरी में अंतर क्या होता है। फिर उसके साथ ही आप मैनुअल कैसे देखा जाता है, मैनुअल का क्या महत्व होता है। इसके साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये आपका निचोड़ होता है पूरे 4 सेमेस्टर का। तो इसके अंतर्गत आप ये भी ध्यान देना चाहिए आपको कि आप कितना किस तरीके से हल करे हैं, जो प्रयोग जो किए हैं उसमें क्या परिणाम निकल के आया है, या आप मैनुअल कैसे देखे हैं, या किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है, फिर उसका शैक्षिक महत्व क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको देखना जानना बहुत ज़रूरी है। वाइवा में कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता। शिक्षा के विद्यार्थी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है आपको, तो आपको शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विशेषता, शिक्षा के सिद्धांत, या शिक्षा क्या है, या आपका थोड़ा बहुत आपको दर्शन का भी पूछा जा सकता है। अगर परीक्षा चाहे तो आपसे वो सवाल कर सकता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। वाइवा में जिससे जैसे आपके प्रश्न निकलते जाते हैं, आपसे प्रश्न किया जाता है और आपके उत्तर पर निर्भर करता है कि अब आपसे अगला प्रश्न क्या किया जाए। आपके परीक्षा में आंसर देने और आंसर न देने के ऊपर निर्भर करता है कि आपसे कैसा वाइवा लिया जाएगा। लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे कुछ जानकारियों के से अवेयर रहें, कुछ जानकारियों की तरफ ध्यान देते रहें, कुछ बारीक चीज़ों को ध्यान में रखें, तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो जो है ये फ़ायदा देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा क्षेत्र जो है प्रैक्टिकल से संबंधित उसको कवर करने का प्रयत्न किया है, और मैं चाहूँगी कि आप इसका लाभ उठाएं, आप इसको तैयार करें और अपनी तैयारी में रहें, ताकि जब भी प्रैक्टिकल होता है आपको बहुत कम समय मिलेगा जब आगे शुरू होगा तो, और उस दौरान आपको इतने कम समय में इतना प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो अभी आप खाली हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आप अपने पास साधन जुटाइए, आपको प्रयोग करवाए जा चुके हैं, उनको पढ़िए, उनको ध्यान दीजिए। उसमें से आप मनोवैज्ञानिकों के नाम ज़रूर याद कर लेना जिनके प्रपत्र आप हल किए हैं, उनका डिटेल कैसे हल किए, प्रश्न कितने थे, किन प्रश्नों की मार्किंग कैसे की गई है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे, आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपकी कोई भी शंकाएं होती हैं, आपको कोई भी समस्या होती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और धन्यवाद।